अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद उकाशा ख़ान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल सब्जेक्ट बेस्ड डिस्कशन करेंगे। तो आई विल डिस्कस दिस सब्जेक्ट्स फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द वेटेज इन एनएमडी कैट। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है। तो लॉजिकल रीजनिंग के जस्ट 6 MCQs आपके टेस्ट में शामिल हैं। लॉजिकल रीजनिंग पीएमसी ने क्यों टेस्ट में शामिल की, इसकी लॉजिक तो किसी को समझ नहीं आई, लेकिन ये आपके टेस्ट में इसके 6 MCQs शामिल हैं। और अगर इसकी कोर्स आउटलाइन देखी जाए तो इसकी कोर्स आउटलाइन हमें एक बहुत लंबी कोर्स आउटलाइन मिलती है, जिसमें 6 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है इनके MCQs को, काज एंड इफेक्ट, इस तरह के 6 सेक्शंस बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि इस तरह के MCQs आएंगे। तो आउटलाइन देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी डिफिकल्ट चीज़ आएगी और कोई MCQ होगा नहीं होगा, और बहुत सी एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। जो जब हमारे फर्स्ट टाइम ये हुआ था तो हमें भी टेंशन थी स्टार्ट में, और जो अब भी स्टूडेंट्स आएंगे आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है ये चीज़ MCAT में, तो एक आपके अंदर हाइप क्रिएट हो जाती है कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो इस पे अपने इनिशियल टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब लास्ट मंथ हो तो इनिशियल 1-2 वीक्स में जो PMC के पेड प्रैक्टिस टेस्ट लास्ट है कि या अगर इस साल वो दें, और जो अकेडमीज़ कुछ टेस्ट लें वो 8 से 10 टेस्ट आप प्रैक्टिस कर लें, और बाकी अपनी कॉमन सेंस से आप MCQs ईजीली अपने टेस्ट में अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके बारे में कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। तो हमारे पास इंग्लिश, अगर मैं UHS के टाइम की बात करूँ तो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता था, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश डिफ़िकल्ट होती थी, वोकैब के वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते थे और ग्रामेटिकली भी इंग्लिश डिफ़िकल्ट आती थी। तो इंग्लिश एक टफ़ क्वेश्चन होता था। बट PMC ने जो लास्ट ईयर इंग्लिश दी है अपने टेस्ट में तो बहुत इजी इंग्लिश है। वोकैब लिखा हुआ है, आपके कोर्स कंटेंट में लिखा होता है वोकैबलरी भी, लेकिन कोई भी वोकैबलरी के वर्ड्स जिस तरह UHS देता था वैसे नहीं दिए जाते PMC की तरफ से। तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने मुख्तलिफ बुक्स उठा लेनी है और वोकैबलरी में बैठ के जो है अपने घंटे ज़ाया करने हैं। जो अगर आ भी जाता है वोकैबलरी का कोई MCQ, तो वो आपका ऐसा ही वर्ड होता है जो कि आपने FSC में कहीं ना कहीं लाजमी पढ़ा होता है और कई दफ़ा पढ़ा होता है। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वोकैबलरी का कोई MCQ आ भी जाता है सिनोनिम एंटोनिम, तो वो ईजी होते हैं। नहीं तो मोस्टली जो MCQs आएंगे वो आपके कौन से होंगे, इस टाइप के स्पेलिंग आ जाते हैं, तो स्पेलिंग भी आपने ईजिली कर लेने। और जो बाकी ग्रामेटिकल MCQs होते हैं वो भी इतने ईजी हुई होते हैं कि आप इजीली जो आपकी अकेडमीज़ की बुक्स हैं उनसे ही पढ़ के आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी को डिटेल्ड MCQs करने हैं देन केमिकल ग्रामर बुक है एक, वो पढ़ लें, आपके लिए इनफ है वो इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज़ केमिस्ट्री। साइंस सब्जेक्ट्स में सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात करूँगा। केमिस्ट्री को 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अगर इन 3 पोर्शंस की मैं बात करूँ तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके ऑलमोस्ट 80% MCQs आपके टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। बाकी जो 20% बचता है वो आपका इनऑर्गेनिक और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में से आपके MCQs आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि आप जस्ट रट्टे पे नहीं कर सकते। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप फिजिकल केमिस्ट्री, जस्ट बुक की लाइंस का कंसेप्ट भी आपको हो, इतना पता हो कि बुक में क्या लिखा हुआ है, आपका रट्टा भी हो, तो आप उनके MCQs ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप रट्टा लगा के कर लेंगे तो वो नहीं होता, आपको बार बार चीज़ें भूल जाती हैं। अभी आपने FSC सेकेंड ईयर के पेपर्स दिए तो वहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को FSC में भी बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उसके मार्क्स वेटेज कम होता है एज़ कम्पेरिजन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसका तरीका का ये है, जो गुड थिंग है वो ये है कि रिएक्शन कोई भी बुक से बाहर नहीं आता। जो आपकी बुक में रिएक्शंस हैं आने वही हैं, तो उन रिएक्शंस को आपने लाजमी 2 से 3 दफ़ा तो एटलीस्ट आपने अपने हाथ से लिखना है, उसको समझना है कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज़ हो गया है, कब कौन सी चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई है, इसको आपने डिटेल में लिख के अपने माइंड के अंदर इसका कंसेप्ट बिठाना है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इतनी ईजी हो जाती है कि जब लास्ट मंथ में आप फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे देन आपको सबसे कम टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगेगा। अभी आप इसको टाइम दे दें इनिशियल स्टेजेस में, देन फाइनल जब आप प्रिपरेशन करेंगे, फाइनल टच देंगे अपनी प्रिपरेशन को, देन ये सबसे इजी होगी, सबसे कम टाइम आपको इस पे लगेगा। लेकिन एक बार आपको लाजमी हर रिएक्शन 2 से 3 दफ़ा अपने हाथ से लिखना चाहिए, उसको डिटेल्ड अपने माइंड में उसका कंसेप्ट बिठाना है, देन ये बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कंसेप्ट उसके स्ट्रॉन्ग है तो मोस्टली आपके केमिस्ट्री के MCQs ईजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
उसका स्टूडेंट्स को इशू रहता है। एफएससी में भी वहाँ भी इतनी इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो थोड़े से एमसीक्यूज इसके तंग करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज इस बार बहुत कम आते हैं। पीएमसी जब से लास्ट ईयर का जो टेस्ट थे, जितने भी टेस्ट हुए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बहुत कम थे। तो उसकी ये है कि जो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ आपको कि जो पहले 2 चैप्टर्स हैं आपके और जो 6th चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, इनका थोड़ा वेटेज भी ज़्यादा है, मतलब इसका कोर्स ज़्यादा दिया हुआ है, तो इनको आप अच्छे से कर लें और ये इजीली हो जाते हैं। पहले 2 चैप्टर्स तो टोटल सीधा सीधा ट्रेंड्स हैं और ये चीज़ें इजीली आपको याद हो जाती हैं, कोई उसमें इतना डीप कंसेप्ट है नहीं, सीधी सीधी लाइंस आपको याद रखनी है। 6th चैप्टर पे थोड़ी सी मेहनत करके आपको उसका कंसेप्ट लेके उसको भी याद कर लीजिएगा। और जो सेंटर में 3rd, 4th एंड 5th चैप्टर है, उसका तो कोर्स ही बहुत कम कर दिया पीएमसी ने, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप इजीली कर लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में भी कोई ऐसा सच इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है कि आपको वो तंग करे। जस्ट आपका अपना बुक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, आपने जस्ट बुक को अच्छे से पढ़ लेना है और वो इजीली कवरेबल हो जाती है। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है दैट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स एक बहुत मेजर रोल है। फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ पीएमसी ने इसीलिए बढ़ाए कि इसके क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को फिज़िक्स लगती भी डिफ़िकल्ट है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फिज़िक्स में इंटरेस्ट होता है, फिज़िक्स उनको ईजी लगती है। मोस्टली प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फिज़िक्स डिफ़िकल्ट चीज़ होती है और एमसीक्यूज़ भी इसीलिए बढ़ाए गए फिज़िक्स में ताकि मैगट को डाउन लाया जा सके, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज़ फिज़िक्स में ही गलत होते हैं। तो फिज़िक्स में डिफरेंस ये है कि यूएचएस में जो फिज़िक्स होती थी वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, मोस्टली वही होते थे। मतलब अगर आपको फार्मूलाज पे अच्छी ग्रिप है तो आप इजीली एमसीक्यूज़ कर लेते थे, लेकिन पीएमसी के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप तो बहुत कम होते हैं, वो होते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट के एमसीक्यूज़। थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है अगर आपको पीएमसी के फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ अच्छे करने हैं। तो उसके लिए आपके पास यही एक रास्ता है कि लेक्चर्स लें, लाजमी लें। आपको किसी भी एकेडमी के, आपको किसी भी टीचर के, किसी यूट्यूब चैनल के लेक्चर से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है फिज़िक्स का, आप वहाँ से लें। 1 दफ़ा लें, 2 दफ़ा लें, जब तक आपको ये नहीं होता कि आपको जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता कि वो थ्योरी को कहीं से भी घुमा के किसी भी टाइप का क्वेश्चन वो बना के पूछ ले, तब तक आप बार बार डिफरेंट जगह से लेक्चर्स लें, लेकिन फ़िज़िक्स के लेक्चर्स लाजमी लें। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का आप लेक्चर स्किप कर सकते हैं, बट फिज़िक्स का लेक्चर आप स्किप किसी सूरत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लेक्चर नहीं लेंगे कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट बिल्कुल बिल्ड नहीं होता विदाउट लेक्चर्स, और अगर आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा तो आपके फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ आपको बहुत तंग करेंगे। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस लाजमी करें। फिज़िक्स वो सब्जेक्ट है कि जितनी भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी प्रैक्टिस के एमसीक्यूज़ आपको मिलते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ वे जाके किसी भी अजीब सी बुक्स के भी एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं तो वो भी करने लग जाएं। जो ऑथराइज्ड बुक्स हैं, अकेडमीज़ की बुक्स हैं, या फिर जो कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अच्छे एमसीक्यूज़ होते हैं, topper.com एक वेबसाइट है जहाँ पे नीट लेवल के एमसीक्यूज़ होते हैं, वहाँ से एमसीक्यूज़ करें। अपने आपके फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ बेहतर करें, फिज़िक्स के कंसेप्ट्स बेहतर करें। तो ये प्रैक्टिस और बार बार लेक्चर्स, ये फिज़िक्स पे आपके जब तक थ्योरेटिकल ग्रिप नहीं होगी, फिज़िक्स तंग करेगी। तो आपने लेक्चर स्किप नहीं करने और इसकी प्रैक्टिस आप जितनी कर सकते हैं लाजमी करें, तो फिज़िक्स भी आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट सब्जेक्ट हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ उसी के होते हैं। 68 एमसीक्यूज़ हैं इस बार हमारे पास, और इसमें इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं और ये इजीली हो जाती है। आपको जस्ट बुक कंसेप्ट आना चाहिए, कोई ज़्यादा डीप कंसेप्ट नहीं होता, कोई घुमा फिरा के बात नहीं होती। जब तक यूएचएस था तब तो बुक लाइंस आती थी, अब भी कई एमसीक्यूज़ जस्ट सीधी सीधी आपकी बुक लाइंस आएंगी, और कुछ एमसीक्यूज़ ऐसी होंगी जिनमें अल्फाज तब्दील करके आपसे पूछा जाएगा। तो आपको जस्ट अपनी बुक लाइंस पे ग्रिप होनी चाहिए, उनका मतलब आपको समझ आना चाहिए। तो बायोलॉजी आपकी बड़ी इजीली हो जाती है, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। जस्ट आपकी बुक रीडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बुक को अच्छे से रीड करें, और उसकी जो बेसिक आपको मतलब जो बुक लाइंस के मतलब हैं वो आपको आने चाहिए। कोई इसमें ज़्यादा डीप इतना कंसेप्ट पूछा नहीं जाता। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है।